हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। राजस्थान हिस्ट्री में राजस्थान के इम्पोर्टेंट बैटल्स की बात कर रहे थे अपन। आज पार्ट 3 है जिसमें इम्पोर्टेंट बैटल्स की बात करेंगे। 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर्ड है, और साथ में और भी प्लेलिस्ट जो कि राजस्थान में होने वाली एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं उनसे रिलेटेड सारे लिंक शेयर किए हुए हैं। आप आराम से जाके देख सकते हो। और वहीं पर राजस्थान हिस्ट्री इन इंग्लिश करके एक लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ पर आप जाके ये जो 2 ऑलरेडी अपलोडेड वीडियोस हैं वो देख सकते हो। ठीक है, गार्गी क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लो। और हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला बैटल आज का देखिए, बैटल ऑफ ईडर। ईडर जो है वो गुजरात और मेवाड़ इनकी बॉर्डर पे लोकेटेड एक किंगडम हुआ करता था। ठीक है, ईडर वाज अ स्मॉल राठौड़ राजपूत प्रिंसिपैलिटी सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ गुजरात बॉर्डर पे ये लोकेटेड था। तो ईडर जो बैटल था ये बेसिकली 2 प्रिंसेस के बीच में ये लड़ाई होती है, और उन प्रिंसेस का नाम क्या था? एक का नाम था भारमल और दूसरे का नाम था रायमल। ठीक है, इसमें टोटल 3 बैटल्स लड़े जाते हैं इस प्रिंसिपैलिटी के कि कौन ये इसके राजगद्दी पे, इसके थ्रोन पे बैठेगा। तो अगर थोड़ा सा हिस्ट्री जानने की कोशिश करें तो अपने को अच्छे से समझ में आएगा। ईडर का रूलर था राव भान। ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है और उसके 2 बेटे होते हैं। एक का नाम होता है सूरजमल, एक का नाम होता है भीम। ठीक है, सूरजमल जो है वो सक्सीड करता है राव भान को उसकी डेथ के बाद में और थ्रोन पे बैठ जाता है, और लगभग 18 महीने का जब वो राज करता है तो उसकी डेथ हो जाती है। फिर उसकी डेथ के बाद में सूरजमल का बेटा, क्या नाम था उसका? रायमल। सूरजमल का बेटा क्या नाम? रायमल। वो माइनर था, मतलब 18 साल से उसकी कम उम्र थी, तो वो उस वहाँ का रूलर बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से राव भान, सूरजमल और सूरजमल का बेटा जो कि माइनर था रायमल, ये हो गया अपना सीक्वेंस। पर होता क्या है, जो भीम होता है, राव भीम, ये क्या करता है, इसको डिपोज कर देता है। इसकी ये जो माइनर सन था रायमल, इसको हटा देता है और खुद राजगद्दी पे बैठ जाता है, और कुछ दिनों बाद ही इसकी डेथ हो जाती है, भीम की भी। अब भीम की जब डेथ होती है तो भीम का बेटा भारमल जो है वो राजा बन जाता है। तो ऐसे करके रायमल और ये भारमल, इनके बीच की क्या हो गई? राइवलरी शुरू हो गई। दोनों चाचा ताऊ के बेटे हो गए, इनके बीच में राइवलरी शुरू हो गई। तो इस चीज़ में, इन दोनों की राइवलरी में भारमल का तो साथ देता है गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर शाह सेकंड, और रायमल का साथ देता है राणा सांगा ऑफ मेवाड़। तो ऐसे करके ये दोनों पार्टीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है और ये ईडर के बैटल बोले गए, जो कि 1514 से 1517 के बीच में लड़े गए। कितने? 3 मेजर बैटल्स थे। 1517 में ये जो रायमल था जिसका सपोर्ट कर रहा था राणा सांगा, वो अल्टीमेटली सक्सेसफुल होता है, और मुजफ्फर शाह जो कि भारमल का सपोर्ट करता है वो भी हार जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ईडर का अल्टीमेटली किंग कौन बनता है इन बैटल्स के बाद में? रायमल। ओके, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं दूसरा बैटल आज का, वो है बैटल ऑफ खातोली। ये 1518 एडी में लड़ा गया था। इस बैटल में एक तरफ राणा सांगा था तो दूसरी तरफ इब्राहिम लोधी था, जो कि दिल्ली सल्तनत का किंग था, लोधी डायनेस्टी का किंग। ठीक है, तो मेवाड़ के सांगा ने इसको खातोली वाले रीजन में हरा दिया था। होता क्या है, 1517 एडी की अगर बात करें तो इब्राहिम लोधी जब सुल्तान बनता है दिल्ली का, उस टाइम पे राणा सांगा जो है वो अपनी टेरिटोरियल एक्सटेंशन के लिए बहुत ज़्यादा युद्ध लड़ रहा था, बैटल्स लड़ रहा था। तो दिल्ली में तो बैठा इब्राहिम लोधी, और दूसरी तरफ राणा सांगा मेवाड़ का चारों तरफ अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड करने में लगा, तो इब्राहिम लोधी को प्रॉब्लम हुई। तो अल्टीमेटली खातोली करके एक गांव है जो कि हाड़ौती वाले रीजन की बॉर्डर पे लोकेटेड है, वहां पर ये लड़ाई होती है इन दोनों के बीच में। इसमें राणा सांगा की जीत होती है तो इब्राहिम लोधी को जेल में रखता है ये बहुत दिनों तक। फिर उसके बाद में कुछ बदले में लेके, रैंसम लेके, और फिर बाद में इब्राहिम लोधी को छोड़ दिया था। अब देखो, दिल्ली सल्तनत का किंग, उसके साथ में अगर इतना एक मतलब वो हारा हो, एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा हो, तो डेफिनेटली वो बदला लेने की कोशिश करेगा।
तो होता क्या है फिर इसके बाद में दो बैटल्स और होते हैं, बैटल ऑफ धौलपुर और बैटल ऑफ गागरोन। ठीक है, देखो 1519 एडी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी की आर्मीज फिर से धौलपुर वाले रीजन में मिलती है, जहां पर राणा सांगा फिर से इब्राहिम लोदी को हरा देता है। टारगेट क्या है कि जो पिछले युद्ध में जो ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा था इब्राहिम लोदी को, वो इब्राहिम लोदी बदला लेना चाह रहा था। तो इसलिए इब्राहिम लोदी ने अपनी गजब की तैयारी की थी अब की बार और मेवाड़ की तरफ मुंह कर लिया। तो अल्टीमेटली इनके बीच में फिर क्लैश होता है, क्लैश में फिर जीत होती है राणा सांगा की। ठीक है, तो शुरुआत में तो क्या होता है, ये लोदी जो है इसमें मतलब अपने भाई के साथ में आया था। ठीक है, तो वो सारी जो लड़ाइयाँ हुई, उन लड़ाई के बाद में राणा सांगा ने मालवा की टेरिटरी भी इब्राहिम लोदी से छीन ली। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा कंक्लूड होता है बैटल। ओके, एक सेकेंड। तो इस तरीके से जो सिकंदर लोदी था इब्राहिम लोदी का भाई, जिसने मालवा को कैप्चर किया था, तो मालवा भी अब राणा सांगा के पास में आ गया। दूसरी तरफ चंदेरी वाला रीजन, वो महाराणा सांगा ने मेदिनी राय, जिसने हेल्प की थी महाराणा सांगा की इस बैटल में, उसको दे दिया। तो ऐसे करके सारा सिस्टम ये यहाँ पर अपन धौलपुर का बैटल का समझ लेते हैं। फिर इसके बाद में बैटल ऑफ गागरोन होता है। बैटल ऑफ गागरोन को अगर अपन समझें तो राणा सांगा के साथ में मेड़ता का राठौड़, कौन, वीरमदेव, इसकी पूरी सेना, एक तरफ तो थे ये दोनों, दूसरी तरफ थे सुल्तान महमूद खिलजी सेकंड और दूसरा गुजरात का अशरफ खान, ये दोनों थे। तो इन दोनों ने मिलके फिर ये बैटल लड़ा, बैटल ऑफ गागरोन का। ठीक है, तो इस तरीके से इस बैटल में भी राणा सांगा की जीत होती है। तो राणा सांगा एक तरफ, साथ में वीरमदेव ऑफ मेड़ता, और दूसरी तरफ पार्टी कौन सी थी, सुल्तान महमूद खिलजी सेकंड प्लस में अशरफ खान। ऐसे करके इनके बीच में बैटल होता है और राणा सांगा जीतता है। ठीक है, राणा सांगा ने यहाँ पर एक दिलेरी दिखाई कि बहुत ही ज़्यादा ऑनर के साथ में ट्रीट किया था सुल्तान को और उसको वापस से रीस्टोर कर दिया था अपने खुद के किंगडम पे। ठीक है, साथ में महाराणा ने नजराना भी मांगा, और नजराने में क्या मांगा वो देखने वाली चीज़ है, बहुत सारे ज्वेलरी और साथ में क्राउन और बेल्ट, जो कि सुल्तान होशंग शाह, जो कि पहला किंग था मालवा का, उसने रखे थे। तो कहने का मतलब है मालवा में जो मांडू वाला रीजन है, वहाँ पे जो रूल शुरू हुआ, उसको शुरू करने वाला था सुल्तान होशंग शाह। उसने अपनी, उसके मतलब जो क्राउन था, उसका जो सिरताज था, ताज था, साथ में बेल्ट था, उनको एक कहते हैं ना कि हाँ मेमोरेबल वे के अंदर रखा जाता है, जैसे म्यूज़ियम में रखा जाता है, या फिर कोई चीज़ की अपन इज्जत करते हैं, किसी को मेमोराइज करना चाहते हैं, तो उसके एक कहते हैं ना साइंस के फॉर्म में रखे गए थे। तो उनको नजराने के तौर पे महाराणा सांगा ने मांग लिया था। साथ में जो सुल्तान था महमूद खिलजी सेकंड, उसके बेटे को भी चित्तौड़ में ही रखा था महाराणा सांगा ने, बतौर कि भाई फ्यूचर में फिर से कहीं ये महमूद खिलजी एडवेंचर ना कर ले मेवाड़ की तरफ, तो वो एक तरीके से सिक्योरिटी वाइज रखा गया। तो ऐसे करके गागरोन के बैटल में फिर फाइनली कंक्लूड हो गया था। दो बैटल हो गए, जिसमें दो बैटल कौन कौन से, बैटल ऑफ गागरोन, सॉरी बैटल ऑफ धौलपुर और बैटल ऑफ खातोली। इसमें तो इब्राहिम लोदी की जो आर्मी थी उसको हराया गया, और इधर बैटल ऑफ गागरोन में सुल्तान महमूद खिलजी और अशरफ खां ऑफ गुजरात, इन दोनों को हराया। फिर इसके बाद में 1520 में राणा सांगा ने गुजरात इन्वेड किया, प्लंडर किया, वहाँ पे तबाही मचाई, और ये सक्सेसफुल रहा था एक तरीके से। इसका बदला लेने के लिए गुजरात और मालवा के किंग्स ने मिलके और मेवाड़ को इन्वेड करने की कोशिश की, पर वो फेल हो गए थे। महाराणा सांगा ने बहुत गजब तरीके से डिफेंड किया था मेवाड़ को। तो ऐसे करके राणा सांगा से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बैटल्स थे वो अपन ने देखे। नेक्स्ट बैटल है बैटल ऑफ बयाना। ये 1527 में होता है। एक तरफ राणा सांगा होता है तो दूसरी तरफ बाबर की आर्मी। बाबर खुद लीड नहीं करता, बाबर की आर्मी ही होती है। इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है और इसमें राणा सांगा जो है जीतता है, और बाबर की आर्मी होती है वो बहुत ही डीमोटिवेट हो जाती है, डिमोरलाइज हो जाती है। तो वापस फिर वो रिट्रीट करना शुरू कर देते हैं वेस्ट में, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट से निकलने की कोशिश करते हैं।
तब जाके बाबर फिर उनको वापस रोकता है कि भाई आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा। और फिर जिहाद का नारा दिया था पहली बार। क्या कहा था कि बोला कि हमें हमारे धर्म को अपहेल्ड करने के लिए ये लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। तो ये बात कही, तब ये बात वापस से एक तरीके से फिर वापस से उनको मोटिवेट करके बाबर लेके आया। और फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है खानवा के मैदान में, और इसको बोला गया बैटल ऑफ खानवा। ये लड़ा गया था 1527 एडी में। बैटल ऑफ खानवा जो है वो आगरा से वेस्ट में पड़ता है। ये बैटल हुआ था 17 मार्च 1527 को, जिसमें एक तरफ बाबर की पूरी सेना थी जो कि बाद में मुगल फर्स्ट एम्परर बनता है, और दूसरी तरफ राजपूती फोर्सेस थी जिनका लीडर था राणा सांगा ऑफ मेवाड़। इस बैटल में राणा सांगा लेड राजपूती सेना की हार होती है, डिफीट होती है, और अल्टीमेटली मुगल डायनेस्टी कंसोलिडेट होकर के स्टैब्लिश हो जाती है दिल्ली में। ठीक है, तो खानवा का बैटल अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके डेवलपमेंट को मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखो 1527 में बाबर जब पहली बार इंडिया की तरफ आ रहा था तो पहला बैटल लड़ा गया था पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई। उनमें पहली लड़ाई थी बाबर और दूसरी तरफ था लोधी अंपायर, इब्राहिम लोधी। तो उस बैटल में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोधी की हार हो जाती है। फिर उसके बाद में जो सांगा था उसी टाइम पे कंटेम्प्रेरी मेवाड़ रीजन में, वो खुद भी तो एक्सटेंड कर ही रहा था अपनी अंपायर को। अपन देख चुके हैं जो प्रीवियस बैटल्स देखे। तो उसमें क्या होता है कि सांगा ये सोचता है कि पहले तैमूर भी आया था, तैमूर लंग, तो वो तो रिट्रीट कर गया था, चला गया था, तो ऐसे ही बाबर भी लड़के और वापस लूटपाट करके चला जाएगा। बट होता क्या है, बाबर का इंटेंशन था इंडिया में स्टे करना, और इस चीज़ को भांपते हुए फिर राणा सांगा ने ग्रैंड कोalition क्रिएट किया, राजपूती रूलर्स को अपने साथ में लिया, जिसमें सारे राजपूत एक साथ लड़े थे उस बैटल में। साथ में इब्राहिम लोधी और उससे रिलेटेड जो भी एसोसिएट्स थे जो कि बाबर को यहाँ एंट्री नहीं देना चाह रहे थे, वो भी लड़े थे राणा सांगा की तरफ से। पर वही बात, यहाँ पर जो बाबर की जो लीडरशिप थी, जो ब्रेवरी थी, जो प्लानिंग करने का तरीका था, वो यहाँ पर इन सारी कोalition को, जो बहुत ग्रैंड कोalition जो बना था, उस पर भी जीत पाने में सफल हुआ। देखो होता है क्या कि जब ईस्ट कैंपेन में गया हुआ था, ईस्टर्न इंडिया की कैंपेन पे बाबर का बेटा हुमायूं, तो उसको हुमायूं ने बुला लिया, बोला कि तू इधर आ जा, लड़ाई अब उधर नहीं करनी, अपने को इधर पहले एक नया फ्रंट तैयार हो गया है। ठीक है, तो उस कैंपेन के थ्रू जब वापस आया हुमायूं, और दूसरी तरफ राणा सांगा ने अपना एक मिलिट्री अलायंस बना लिया बाबर के अगेंस्ट में, सारे राजपूतों के साथ मिलके, इब्राहिम लोधी के साथ मिलके। तो ऐसे करके बाबर का अपना एक तरीका रहा इस पूरी लड़ाई में कि एक स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव और डिफेंसिव सिस्टम बनाया आर्मी का, कि ज़रूरत पड़ेगी तो हम अटैक करेंगे, और डिफेंसिव खेलना पड़ा तो डिफेंसिव हम खेलेंगे। तो कहने का मतलब एक बढ़िया एग्जामिनेशन, मतलब एक एग्जामिन्ड वे के अंदर चेक करके फिर ऑफेंसिव और डिफेंसिव फॉर्मेशन अपनी बनाई। और दूसरी तरफ राणा सांगा लेड जो पूरा ग्रैंड कोalition था, उस आर्मी ने पूरा ट्रेडिशनल वे में लड़ाई लड़ी। तो यहाँ पर जो स्ट्रेटजी बनाई गई, एक उसका डिफरेंस बहुत गजब का रहा था। जैसे ही एक बार राजपूतों ने बाबर की सेना पे अटैक किया, तो अफगान अलाइज ने मिलकर के कैसे जैसे पहले तो कंटेन किया, और फिर उसके बाद में बाबर ने अपनी जो फ्लैंकिंग टेक्टिक, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, फ्लैंकिंग टेक्टिक, ये जो अपनी टेक्निक थी ये लगानी शुरू कर दी। और उसके बाद में हुआ क्या, गजब की लड़ाई होती है, और लड़ाई में फिर बाद में राणा सांगा लेड जो भी अलाइड थे, उनको डिजास्टरस डिफीट का सामना करना पड़ा। डिफीट क्यों हुई, अब सुनो आप मेरी बात। देखो, इधर बाबर, इधर राणा सांगा लेड। बाबर ने अपनी आर्मी को इस तरीके से तैयार किया कि भाई देखो, एक लाइन यहां पे बना दो, और फिर इसके पीछे यहां पे बना दो खाई, समझ गए, और फिर इसके बाद में यहां पर लगा दो तोपें, और बाबर खुद बैठ गया सबसे पीछे। ये तो बाबर की साइड की। और इधर आगे हाथी, हैवी चीजें, मतलब इधर तो एकदम फास्ट स्पीड से मूव करने वाले जो थे, घोड़े लगा दिए, या फिर जो
कैवलरी जो थी वो स्पीड मूव मतलब फास्ट स्विफ्टली मूवेबल थी। इधर हाथी सबसे पहले खड़े किए हैं। ट्रेडिशनल वे में जो लड़ाई होती थी कि भाई जिसके पास ताकत दिखेगी वो जीतेगा, और सबसे आगे आगे राणा सांगा बैठा, जबकि बाबर कहाँ है, बिल्कुल पीछे। क्लियर हो गया होगा अब आपको। ये जैसे ही अटैक करते हैं, ये आगे की जो कैवलरीज थी इन्होंने थोड़ी फाइट करके और साइड में होना शुरू कर दिया, और ये सोचे कि ये रिट्रीट कर रहे हैं, हट रहे हैं, तो ये डर चुके हैं, तो ये और स्पीड से आते हैं, इस खाई में आके गिर गए सारे। फिर बाद में बाबर ने इधर से अटैक करवा दिया तोपों से, और उन तोपों से फिर बाद में ये जो भी था, गजब की लड़ाई होती है, फाइट हुई अच्छी खासी, पर अल्टीमेटली ये जो पार्टी थी राजपूतों वाली, ये हार गई। तब जाके बाबर ने एक ही चीज़ कही थी, वो चीज़ें अपने को कई बार बुक्स में मिल जाएगी पढ़ने को, कि राजपूतों को लड़ना आता है, जीतना नहीं आता। लड़ना तो बहुत अच्छे से आता है, इनके जितना लॉयल कोई भी नहीं हो सकता, पर जीतने के लिए जो टैक्टिक होती है, शाम दान दंड भेद कुछ भी लगाओ, वो अप्लाई नहीं करते। आपने शायद पद्मावत मूवी भी देखी होगी, उसमें रावल रतन सिंह बार बार एक ही चीज़ बोलते हैं, हमारे उसूल होते हैं। उसी लीनियज में तो है ये राणा सांगा भी। तो ऐसा हुआ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग भी लगी होगी स्टोरी। फिर आगे देखते हैं। देखो, तो ये अल्टीमेटली बैटल ऑफ खानवा जो हुआ, इसने बाबर की सुपीरियर लीडरशिप को शो किया और साथ में ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को भी शो किया। राणा सांगा इस बैटल की बात में कैसे जैसे करके बच पाया, और चित्तौड़ की तरफ जा रहा था कि बीच में ही उसको जहर दे करके 30 जनवरी 1528 को मार दिया गया। ठीक है, इस तरीके से राणा सांगा के साथ में ये पूरा चैप्टर क्लोज हो जाता है और दिल्ली में मुगल डायनेस्टी शुरू हो जाती है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड इसी कहानी को कंटिन्यू करेंगे, बट अब दूसरा सेगमेंट शुरू हो गया, वो है सेकंड जौहर ऑफ चित्तौड़, जो 1535 एडी में हुआ। वो कैसे, सुनो। 1535 एडी में गुजरात का जो, देखो गुजरात की और मेवाड़ की राइवलरी अपन प्रीवियस सारे बैटल्स में देख रहे हैं कि गुजरात के जो भी मतलब रूलर रहे हैं उन्होंने, या फिर मेवाड़ के जो रूलर रहे हैं उन्होंने गुजरात पे अटैक करते रहे, मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू रहा है। और दूसरी तरफ आप मालवा की तरफ देख लो, तो कहने का मतलब है साउथ ईस्ट और साउथ से मेवाड़ हमेशा वल्नरेबल रहा है। तो यहाँ पर जो गुजरात का बहादुर शाह था उसने चित्तौड़ को सीज कर लिया, अटैक कर दिया, और इस वजह से ही चित्तौड़ में दूसरा जौहर और सांका होता है। तो इस तरीके से चित्तौड़ और गुजरात के बीच में सीरीज ऑफ बैटल शुरू हो जाती है, और इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है कि गुजरात सल्तनत को ओवरथ्रो करने में चित्तौड़ का बहुत बड़ा रोल होगा। आने वाले बैटल्स में अपन देखेंगे। होता क्या है, जैसे ही बैटल ऑफ खानवा कंक्लूड होता है, राणा सांगा इंजर्ड हो जाता है, इसको वापस लाया जा रहा होता है, तब इसी के किसी रिलेटिव ने या फिर किसी बंदे ने इसको पॉइजन पिला दिया, ये वापस से उठ के लड़ेगा। क्योंकि राणा सांगा की क्या खासियत थी, एक हाथ, एक आंख, एक पैर, ये डैमेज होने के बावजूद वो बंदा लड़ने के लिए तैयार था। नींदों में कह दो लड़ना है तो बस तलवार लेके तैयार, लड़ो। ठीक है, तो इस चीज़ से कहीं ना कहीं डर गए थे इसके खुद के जो लोग थे कि भाई ये वापस से लड़ने के लिए ना चला जाए, इसको मार दो। तो उसको जहर दे के मार दिया। ऐसे ये स्टोरी सुनी थी मैंने, तो वो मैंने आपसे शेयर कर दी। तो ऐसे करके एम्पॉइजन कर दिया जाता है, राणा सांगा 1528 में मर जाता है। अब राणा सांगा की वाइफ, जिसका नाम था रानी कर्णावती, वो साथ में, इससे पहले एक चीज़ बता दूं, राणा सांगा का ही एक बेटा राणा रतन सिंह, वो इस बैटल में, खानवा के बैटल में बच जाता है, और फिर वो पहुंच जाता है कहाँ पे, चित्तौड़गढ़। बट उसको असैसिनेट कर दिया, उसको मार दिया गया था 1531 में। और फिर 1531 में जब राणा रतन सिंह की डेथ हो जाती है, रावल रतन सिंह नहीं है, ध्यान रखना, राणा रतन सिंह है। अभी क्या कल परसों एक कमेंट आया था, उसमें पूछा था कि सर राव चूंडा और राणा चूंडा ये तो कॉन्फ्लिक्टिंग स्टोरी है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, राव चूंडा मारवाड़ का था और राणा चूंडा मेवाड़ का था। ये स्टोरी मैंने अच्छे से क्लियर किया, फिर भी अगर डाउट हो किसी को तो वैसे मैंने कमेंट में ही जवाब दे दिया था, पर यहाँ पर भी आप सुन लो। तो ऐसे ये राणा रतन सिंह है, रावल रतन सिंह नहीं है तो मेवाड़ का ही, पर राणा रतन सिंह है जो कि सांगा का बेटा है। ठीक है, और रावल रतन सिंह तो पहला जो साका, पहला जो जौहर हुआ था 1303 में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था, तब की बात है, जब पद्मावत में अपन देखते हैं। ओके, तो राणा रतन सिंह को भी असैसिनेट कर दिया 1531 में। तो ऐसे करके फिर इसका छोटा भाई राणा विक्रमादित्य बैठता है गद्दी पे। ठीक है,
अब विक्रमादित्य के साइड में आप देखोगे तो राणा सांगा की एक वाइफ थी जिसका नाम था रानी कर्णावती, जो कि बूंदी की प्रिंसेस थी। उसके एक इन्फेंट बेटा था, बहुत छोटा बेटा, जिसका नाम था उदय सिंह, जो कि राणा सांगा का चौथा बेटा था। तो ऐसे करके विक्रमादित्य तो बैठ गया गद्दी पे और उदय सिंह रहा उस टाइम पे बहुत छोटा। इस परिस्थिति में जो बहादुर शाह है गुजरात का, वो अटैक करता है किस पे, अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करने का जो उसने कैंपेन शुरू किया था 1526 में। उसके अंडर में उसने मालवा 1531 और रायसेन 1532 में कवर कर लिया था। तो अब उसी सीरीज में उसने चित्तौड़ फोर्ट को भी सीज करने की कोशिश की, चित्तौड़ पे अटैक कर दिया। तो जो विक्रमादित्य था उस टाइम पे रूलर, उसके रहते हुए वो इतना कैपेबल एनफ नहीं था। दूसरा, सेंटर में कौन था, बाबर की कुछ दिनों बाद ही डेथ हो गई, तो सेंटर में दिल्ली में बैठना शुरू हो गया था हुमायूं, जो प्रिंस था पहले, वो अब किंग बन गया। तो हुमायूं को जो रानी कर्णावती थी उसने राखी भेजी और हेल्प मांगी कि भाई आप मेरे भाई की तरह हो और हमारी सहायता करने के लिए आओ। और ये जो रिक्वेस्ट थी ये हुमायूं ने एक्सेप्ट की। और उस टाइम पे वो बंगाल की तरफ अपने कैंपेन को लेके गया हुआ था लड़ाई लड़ने के लिए, तभी उसने अपने उस कैंपेन की डायरेक्शन बदली और राजस्थान की तरफ रुख किया। और जैसे ही रुख किया तब तक बहुत लेट हो चुकी थी, क्योंकि तब तक बहादुर शाह ने मेवाड़ को बहुत बुरे तरीके से प्लंडर मतलब लूटपाट कर दी थी। तो अल्टीमेटली रानी कर्णावती ने 13,000 औरतों के साथ मिलकर जौहर परफॉर्म किया। तो ऐसे करके ये चित्तौड़ का दूसरा जौहर हुआ। और अपने बेटे उदय सिंह को, जो कि इन्फेंट था, उसको अपने ननिहाल बूंदी भेज दिया था, क्योंकि बूंदी की तो बेटी थी ये। तो ऐसे करके ये दूसरा जौहर होता है मेवाड़ का। आई होप आपको वीडियोस बहुत पसंद आ रहे होंगे। आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करो। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियोस कवर करेंगे अपन, जिनमें और इंटरेस्टिंग जो भी स्टोरीज रही है बैकग्राउंड और साथ में क्या क्या उनकी रिपरकशंस रहे हैं। बेसिकली देखा क्या जाता है कि जो बैटल्स के ऊपर वीडियोस बने हुए हैं ना, वो सीधा बता देते हैं कि ये चीज़ ऐसी ख़त्म। अरे भाई ऐसे रटा नहीं जाता, बहुत मुश्किल होता है। और कई बार अब जैसे RAS मेंस का पेपर देखोगे तो वहाँ पर तो बैटल्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें आपने को बैकग्राउंड बताना होता है, बैटल का आउटकम बताना होता है और उससे अल्टीमेटली क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए वो देखना होता है। समझ गए? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।